गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। शिक्षा सेतु में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन किया था। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है हमारा, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। प्रश्न पहला, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें, जिसमें हमको दो टेम्परेचर दे रखे हैं, 300 केल्विन और बी है हमारा 573 केल्विन। ठीक है, तो ये केल्विन में आपको इकाई दे रखी है, इसको आपको किस में चेंज करना है? सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस यूनिट में चेंज करना है। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। पहला है हमारा 300 केल्विन, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले के द्वारा हम इसको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है केल्विन में तापमान बराबर सेल्सियस में तापमान प्लस 273 है ना। अब हमें क्या निकालना है? सेल्सियस में तापमान निकालना है। तो हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे, सेल्सियस में तापमान बराबर केल्विन में तापमान हमको कितना दे रखा है? 300। और अब इसमें से हम ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 273 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा सेल्सियस में तापमान। ठीक है, केल्विन में ये था 300 केल्विन और सेल्सियस में आ जाएगा ये 27 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं अगला है हमारा 573 केल्विन। तो बी वाला है हमारा 573 केल्विन। इसमें हम इसको भी हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम। क्या है हमारा 573 केल्विन। सेल्सियस में तापमान बराबर 573 माइनस 273 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों हमारे सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में चेंज करना है। ये इरेज कर देते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखते हैं,
प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें, जिसमें ए है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस और बी है हमारा 373 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। फॉर्मूला हमारा, टेम्परेचर हमारा केल्विन में इज इक्वल टू टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में प्लस 273 डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो केल्विन में हमें निकालना ही है, ठीक है। और हमें सेल्सियस में कितना दे रखा है, हमें 25 प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे 273। दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा ऐड, 7 और 2 हो जाएगा हमारा 9 और 2 298 केल्विन। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर ए वाले का। और बी वाले के लिए हम वापस से फॉर्मूला पुट करते हैं। तो टेम्परेचर केल्विन में इज इक्वल टू टेम्परेचर सेल्सियस में प्लस 273। तो हमको कितना दे रखा है सेकंड वाला, 373 प्लस 273 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 और 3 6, 7 और 7 14 का 4 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 646 केल्विन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, सेल्सियस में चेंज किया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में सेल्सियस को हमने केल्विन में चेंज किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। अब इसमें आपको कारण बताना है। तो पहला आपसे पूछा गया है, नैप्थलीन को रखा रहने देने पर, क्वेश्चन लिखते हैं हम। तीसरा कारण बताना है आपको। नैप्थलीन को रखा रहने देने पर समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। है ना, आपको कारण बताना है कि नैप्थलीन को अगर हम एटमॉस्फेयर में कुछ समय के लिए खुला ही छोड़ दें तो वो ऑटोमेटिक सॉलिड, बिना कोई सॉलिड पदार्थ छोड़े गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो इसका आपको कारण बताना है, ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं हम, इसका उत्तर है, लिखिए आप। नैप्थलीन एक वाष्पशील पदार्थ होता है, ठीक है। नैप्थलीन एक वाष्पशील पदार्थ है जो ठोस से द्रव
अवस्था में आए बिना ही गैस अवस्था में आ जाता है, जिसे मतलब इस प्रक्रिया को या जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि तो नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कारण बताना है। तो इसका कारण है क्योंकि जो नैप्थलीन होता है वो वाष्पशील पदार्थ होता है, जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही, मतलब सॉलिड से बिना लिक्विड अवस्था में आए, डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, और जिसे इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला क्वेश्चन है हमारा कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। कारण बताना है आपको कि जो इत्र है ना होता है, उसकी जो खुशबू होती है, जो गंध होती है, वो बहुत दूर बैठे हुए भी हम तक कैसे पहुंच पाती है। तो इसका आंसर लिखिए कि इत्र भी वाष्पशील पदार्थ है, क्योंकि इत्र भी वाष्पशील पदार्थ है, जो कि तेजी से एयर या वायु या वायु से मिलकर जो कि तेजी से, मतलब जो उसके पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो वाष्प जो कि तेजी से वाष्प में बदल जाता है। ये वाष्पशील पदार्थ है, इत्र वाष्पशील पदार्थ है जो कि तेजी से वायु में मिलकर, जो उसके पार्टिकल होते हैं वो वायु में मिलकर फैल जाते हैं, क्योंकि इत्र भी वाष्पशील पदार्थ है जो कि तेजी से हवा से मिलकर वातावरण में डिफ्यूज या फैल जाता है। इसलिए इत्र की गंध दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ठीक है,
इत्र क्या होता है? वाष्पशील पदार्थ होता है। वाष्पशील पदार्थ मतलब शीघ्र ही वो वाष्प में एयर मतलब उसके जो पार्टिकल रहते हैं वो वाष्प में उड़ने लगते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। तो वो जो पार्टिकल रहते हैं वो धीरे धीरे फिर एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होने लगते हैं, विस्तृत होने लगते हैं, जिसके कारण इत्र की जो खुशबू होती है वो दूर दूर तक फैल जाती है। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है ना। 3 कण दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन आप देख लें बुक में कि आपको क्या करना है। डायरेक्ट मैं आंसर बता देती हूँ। बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो इसके आंसर में सबसे पहले इसमें 3 आपको दे रखे हैं, जल, चीनी और ऑक्सीजन, है ना। क्वेश्चन में आपको 3 दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जल, चीनी और ऑक्सीजन। बुक में आप देखें तो ये जल, चीनी और ऑक्सीजन, ये 3 आपको पदार्थ दे रखे हैं, जिसको आपको बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार पूरा अरेंज करके लिखना है कि सबसे अधिक आकर्षण किस में होगा, फिर उससे कम किस में होगा, फिर सबसे कम किस में होगा। तो इसमें देखते हैं हम सबसे कम की ओर क्या आपको बढ़ते हुए में लिखना है। बढ़ते हुए मतलब सबसे पहले आपको ढूंढना है कि इनमें तीनों में से सबसे कम किस में आकर्षण होगा। तो सबसे कम पहले हम देखते हैं किस में होगा, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो पहले आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। फिर इन दोनों में से किस में रहेगा, किस में कम, इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इन दोनों में से ज़्यादा आकर्षण बल रहेगा जल में, और सबसे ज़्यादा रहेगा आकर्षण बल किसमें, चीनी में। तो इस प्रकार हमने अरेंज कर लिया है हमारा क्रम, सबसे ऑक्सीजन, जल और फिर चीनी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ टेम्परेचर दे रखे हैं, उसमें आपको भौतिक अवस्था बतानी है क्या है उनकी। पहला दे रखा है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दे रखा है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, और सी वाला दे रखा है आपको, तीसरा दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। इन तीनों में आपको बताना है कि वाटर की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी। तो उत्तर पहला हमें टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, द्रव फॉर्म में या लिक्विड रूप में। ठीक है, बी है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस,
तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो जो पानी रहता है वो बर्फ के रूप में जम जाता है। ठीक है, तो बर्फ कैसी होती है, सॉलिड, ठोस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की फिजिकल कंडीशन क्या होगी, ठोस। और सी रहेगा कितना है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो उबलना शुरू कर देता है, उसमें से वेपर निकलने लगती है। तो इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था रहेगी वाटर की गैस। तो ये तीनों टेम्परेचर पर हमने वाटर की तीनों स्टेट, फिजिकल स्टेट देखी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर रहता है वो किस फॉर्म में होता है, द्रव फॉर्म में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और लास्ट 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर रहता है वो गैस फॉर्म में होता है ना, वेपर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा। अब पुष्टि हेतु कारण दे, आपको कारण बताना है कुछ। क्वेश्चन नंबर 6, पुष्टि हेतु कारण दे। पहला कारण आपको बताना है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। और दूसरा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। ठीक है, तो पहला आंसर हम देखेंगे कि जल जो होता है, वाटर जो होता है वो कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है। तो ए वाले का हम आंसर देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही इसका आकार और आयतन भी निश्चित होते हैं और इसलिए रूम टेम्परेचर पर जो वाटर रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, हम जानते हैं कारण, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक या जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका आयतन निश्चित पर आकार अनिश्चित होता है। अर्थात इसे जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। ओके, इसका कारण हुआ क्योंकि वाटर जो है या जल जो है वो कमरे के ताप पर
द्रव है। क्यों है? क्योंकि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और जो उसका क्वथनांक है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही इसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। इसे जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। तो ये पहले की पुष्टि हुई। सेकंड बी वाला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि लोहे की जो अलमारी रहती है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है। क्यों? तो लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि जो लोहे की अलमारी है इसका गलनांक कमरे के तापमान से बहुत अधिक होता है। ठीक है, लोहे की जो अलमारी होती है उसका जो गलनांक रहता है वो कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसलिए जो लोहे की अलमारी रहती है वो कमरे के ताप पर या तापमान पर किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में, अर्थात ठोस रूप में होती है। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट। इतने क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उबलते हुए जल अथवा भाप में से, क्वेश्चन बता देते हैं आपको। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? बॉइलिंग वाटर है ना, उबलते हुए जल और जो भाप होती है वेपर, उसमें से जलने की जो तीव्रता रहती है वो इन दोनों में से किस में अधिक होगी? उबलते हुए जल में ज़्यादा अधिक होगी कि भाप में अधिक होगी, ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर आएगा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है
क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, भाप में तो दोनों में से ज़्यादा तीव्रता जलने की जो महसूस होगी हमें वो भाप में होगी, क्योंकि भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप है ना, अर्थात जो वाष्प रहती है, वाष्प के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनमें उसी टेम्परेचर पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को वो क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर ली उन्होंने। इस वजह से भाप में ज़्यादा तीव्रता रहेगी जलने की, हमें महसूस होगी भाप में। जैसे ही हमारा हाथ भाप में अगर जलेगा तो हमें ज़्यादा महसूस होगा। तो ये चैप्टर हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर फिनिश हुए। हमारे चैप्टर नंबर 1 था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इसके पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हमारे। आप फेयर कॉपी में नोट करते चले। और नेक्स्ट हम देखेंगे अब चैप्टर 2। ओके, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शिक्षा सेतु को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप कुछ शिकायत हो, आपको कुछ या आपको कुछ डाउट हो या आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।